हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में शुरुआत करते हैं भाग 1। आइए सबसे पहले समझते हैं भाग 1 में क्या प्रावधान है। भाग 1 कहता है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। जो आर्टिकल में अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद में 1 से लेकर के 4 तक प्रावधान किया गया है। मतलब क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि भाग 1 में क्या बताया गया है। तो भाग 1 में आप लोग बताएंगे संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में शामिल है। क्या यह बातें यहाँ तक समझ पाए? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। आगे सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है बजाय राज्यों के समूह के। इस बात को ध्यान देना है। देखिए हुआ क्या था, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, संविधान तैयार हो रहा था, तो उस समय संविधान सभा में कुछ लोगों ने अपना विचार दिया कि इसका नाम भारत रहने दिया जाए, और कुछ लोगों ने कहा इसका नाम इंडिया रहने दिया जाए। तो संविधान सभा ने क्या कहा कि किसी की अंतरात्मा को दुखाओ नहीं, भारत अर्थात इंडिया दोनों नामों को रहने दिया जाए। इसी तरीके से संविधान सभा ने स्वीकार किया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा, यूनियन होगा, लेकिन राज्यों का समूह नहीं होगा। देखिए इस संघ को बारे में समझते हैं। देखिए यह जो संघ है, यह संघ, देखिए जब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा था? अनुच्छेद 1 में लिखा था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। पूछा गया कि आप राज्यों का समूह क्यों नहीं लिखे? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हम लोग समूह है ही नहीं। बातें समझ में आई? अब चलिए समझते हैं संघ का मतलब क्या होता है। देखिए संघ का अर्थ होता है संधि या समझौता। संधि या क्या होता है? समझौता। इस संघ का मतलब होता है संधि या समझौता। क्या होता है? संधि या समझौता। लेकिन ध्यान रखेंगे यह जो राज्यों का समूह है, यह राज्यों का समूह नहीं है। याद रखेंगे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समूह नहीं है। यहाँ पे आप एक बात को आप ध्यान रखिएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। याद रहेगी बातें। तो उस समय भीमराव अंबेडकर जी ने कहा देश को संघ बताया। क्या बताया? देश को संघ बताया। अब इसकी 2 शर्तें थी। देश को संघ बताया और इसकी 2 शर्तें थी। 2 शर्तें कौन कौन सी थी पहले आप समझिएगा। पहली शर्त उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहली शर्त में कहा था कि भारत किसी राज्य के समझौते से नहीं बनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यह जो अमेरिका है, अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में राज्य की संख्या है 50। देखिए जब अमेरिकी क्रांति हुई थी तो अमेरिकी क्रांति के पश्चात अमेरिका के जो विभिन्न राज्य थे, विभिन्न राज्यों ने सहयोग किया। सहयोग करके क्या बनाए? संयुक्त राज्य अमेरिका बनाए। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं हुआ था। मतलब भारत में जो संघ बना है यह राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब है कि भारत किसी राज्य के समझौते से नहीं बनाया गया है। बातें समझ में आई? अमेरिका का जो राज्य है, अमेरिका का राज्य जो है एक कभी भी अमेरिका से अलग हो सकता है, जबकि जो भारत के 28 राज्य हैं यह संघ से कभी नहीं अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक अखंड भारत होने के लिए क्या था? तत्पर था। या भारत को एक अखंड भारत बनाना था। मतलब अखंड भारत बनाने के लिए कहा गया कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। क्या बातें समझ में आई? नहीं समझ पा रहे हैं तो एक और अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं।
देखिए जब संविधान सभा का गठन हुआ था या जब संविधान बनकर के तैयार हो रहा था, उस समय देखिए भारत का एकीकरण करने में या देशी रियासतों का एकीकरण करने में बहुत सारी असुविधा हो रही थी। तो इसी असुविधा को देखते हुए कि ये राज्य यदि इनको संघ से अलग होने का अधिकार होगा तो ये कभी भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और अखंड भारत क्या हो जाएगा, अखंड भारत का सपना टूट जाएगा। बातें समझ में आ रही। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संघ बताया और कहा कि किसी भी राज्य के समझौते से संघ नहीं बना है, या दूसरी कंडीशन को बताए कि कोई भी राज्य भारत में संघ से अलग नहीं हो सकता है। तो दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि संघ से या ऐसे लिखिएगा, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता है, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। भीमराव अंबेडकर जी ने ये 2 बात समझाई थी। बातें समझ में आई। अनुच्छेद 1 यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर से रिवीजन कर दें क्या? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या है, संघ है, यूनियन है, लेकिन राज्यों का समूह नहीं है, क्योंकि हम लोग राज्यों के समूह थे ही नहीं। यहां तक बातें समझ में आई। इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संघ बताया है और इस संघ की क्या थी, 2 शर्तें थी। और 2 शर्तों में क्या कहा उन्होंने? यह कहा कि भारत का जो निर्माण हुआ है किसी राज्य के समझौते से नहीं हुआ है। बातें समझ में आई? किसी राज्य के समझौते से नहीं हुआ है। और दूसरी शर्त क्या थी कि भारत से कोई भी राज्य या संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। 2 बातें समझ में आई। चलिए अब यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे समझते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, यह जो अनुच्छेद 1 है इसके अंतर्गत 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। अनुच्छेद 1 की 3 श्रेणियां हैं। अनुच्छेद 1 की 3 श्रेणियां हैं। पहले समझते हैं कौन कौन सी है। देखिए अनुच्छेद 1 के अंतर्गत एक तो आपका हो जाएगा राज्य क्षेत्र, एक आप समझिएगा राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र, और एक तरफ आप समझिएगा भारत के संघ, भारत के संघ। ठीक। तो यह जो भारत का राज्य क्षेत्र है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में यहाँ पे सभी 28 राज्य आते हैं, या सभी 28 राज्य शामिल हैं। और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है, शामिल है। यहाँ पे एक चीज और शामिल है, ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिगृहीत किया गया हो या किया जा सकता है, अधिगृहीत किया जा सकता है। बात को समझिएगा। यह जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत के अनुसार भारतीय क्षेत्र की 3 श्रेणियां हैं। भारतीय क्षेत्र की 3 श्रेणियां हैं। और भारतीय क्षेत्र की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? तो इसमें सभी 28 राज्य शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, और ऐसे क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा कभी भी अधिगृहीत किया जा सकता है या अधिगृहीत किया जाए, ऐसे क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में माने जाते हैं। क्या बातें समझ में आई? दूसरी बात समझना है, यह जो भारत का संघ है या भारत का संघ, इस भारत संघ में भारत के संघ में केवल 28 राज्य ही शामिल हैं। मतलब कि कोई 29वां राज्य भारतीय संघ में जुड़ेगा तो भारत का संघ माना जाएगा। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं केवल राज्य। यहाँ पे केवल राज्य, इसका मतलब अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्या बातें समझ पाए या नहीं? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में सभी 28 राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होते हैं, और ऐसे क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा कभी भी अधिगृहीत किया जाए, इसे भारत के राज्य क्षेत्र बोलते हैं। जबकि भारत का जो संघ है, इस संघ में केवल राज्य ही शामिल होते हैं। क्या यह बातें समझ पाए? यहाँ तक समस्त बातें समझ में आई या नहीं आई होंगी। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए यह जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र में समझते हैं, यह जो 28 राज्य है, इसमें समझिएगा यूपी है,
बिहार है, महाराष्ट्र है, इसी तरीके के राज्य आ जाते हैं क्या 28 राज्यों की श्रेणी में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो जैसे आपका हो जाएगा क्या, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, इसी तरीके से दमन द्वीप हो जाएगा, दादरा नगर हवेली हो जाएगा, इसी तरीके से ये जितने यूटी हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश में माने जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिगृहित किया गया हो, इसमें एग्जाम्पल में समझेंगे, इसमें एग्जाम्पल में जैसे पुदुचेरी को लिया गया था, गोवा को लिया गया था, इसी तरीके से ये जितने भी राज्य हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। भारत के संघ का एग्जाम्पल करेंगे तो इसमें सिर्फ क्या आते हैं, इसमें सिर्फ 28 राज्य ही शामिल होते हैं। जैसे हो गया आपका यूपी, इसी तरीके से बिहार, महाराष्ट्र, इसी तरीके से गोवा। कहने का मतलब इसमें सिर्फ भारत के राज्य ही शामिल होते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई या नहीं? यहाँ तक मेरे दोस्त बातें समझ में आई या नहीं? ये बातें समझ में आ गई ना? ये आपका 28 राज्य का एग्जाम्पल हो गया। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अभी वर्तमान में? 8 हैं, 8 का एग्जाम्पल। और ऐसे क्षेत्र जिसे भारत सरकार द्वारा कभी लिया गया है, देखिए पुदुचेरी हो गया, गोवा हो गया, इसी तरीके से दमन दीव हो जाएगा, बहुत सारे आपके हो जाएंगे जिन्हें कभी अधिगृहित किया गया है। ये बातें समझ में आई? ये आपका संपूर्ण जो डाटा था, यह संपूर्ण डाटा आपका क्या हुआ, अनुच्छेद 1 का पूरा हुआ। आप इसे नोट करें, इसके बाद हम अगले की ओर चलते हैं। अगला आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। देखिए अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 संसद विधि बनाकर या विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश। देखिए इसको समझना है कि नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है कि जैसे मान लीजिएगा कोई भी एक राज्य है, कोई भी एक राज्य को क्या करना है, भारत में शामिल करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। देखिए सिक्किम को क्या हुआ था, देखिए सिक्किम में सबसे पहले चोंग्याल वंश का शासन था। वहां पे चोंग्याल वंश का जब शासन था तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो सिक्किम को क्या किया गया, सिक्किम को भारत के द्वारा इसे क्या किया गया था, इसे भारत के द्वारा रक्षा संचार आदि का उत्तरदायित्व तो भारत की ओर से था कि मतलब हम इनको क्या करेंगे, रक्षित करेंगे। देखेंगे उसके बाद सिक्किम वालों ने क्या किया, यह भारत के तरफ इच्छा जताई। तो 1974 में क्या हुआ था, 35वां संविधान संशोधन हुआ और 1974 में क्या किया गया, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, अब इसी के पश्चात जब 36वां संविधान संशोधन हुआ तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को क्या बना लिया गया, सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का क्या कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया। तो ये सिक्किम क्या था, सिक्किम एक बाहर का क्षेत्र था। तो सिक्किम को मतलब एक नए राज्य के रूप में भारत में क्या किया गया, प्रवेश किया गया। तो यही तो है आपका, यही तो अनुच्छेद 2 है, कहता है संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या गठन कर सकती है। बातें समझ में आई? इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो जो पहले से अस्तित्व में है, 2 शर्तें क्या है, 2 शर्तें, इसमें 2 शर्तें क्या, एक तो जो पहले से अस्तित्व में है, पहले से अस्तित्व में है, और दूसरा कहता है जो अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है। दोनों की बात को समझिएगा। देखिए अनुच्छेद 2 कहता है भारतीय संघ में संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या गठन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 शर्त आ गई। एक पहले से जो अस्तित्व में, जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एग्जाम्पल समझेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका क्या है, लक्षद्वीप। इसी तरीके से क्या है आपका अंडमान निकोबार, ये आपका अंडमान निकोबार। देखिए ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब पहले से अस्तित्व में हैं, लेकिन इनको हम क्या करेंगे, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको भारतीय संघ में जोड़ सकते हैं। भारतीय संघ में जोड़ करके इन्हें एक राज्य बना सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ जो पहले से अस्तित्व में हैं। बातें समझ में आई? दूसरी बात क्या है, जो अस्तित्व में नहीं है, इसका मतलब जैसे क्या था, सिक्किम सिक्किम अस्तित्व में नहीं था, लेकिन जब वहां के लोगों ने भारत के प्रति इच्छा जताई तो क्या हुआ, संसद विधि बनाकर इसमें 35वां
35वां और 36वां संविधान संशोधन किया और उसी के तहत क्या किया गया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या बातें समझ में आई है नहीं? अनुच्छेद 2 में 2 शर्तें हैं, कौन कौन सी? पहले से अस्तित्व में है और जो अस्तित्व में नहीं है। तो पहले से जो अस्तित्व में है, जैसे हो गया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अस्तित्व में तो है लेकिन भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है कभी भी, लेकिन इनको भारतीय संघ का हिस्सा मतलब एक राज्य बनाया जा सकता है। उसी तरीके से जो अस्तित्व में नहीं है, जैसे सिक्किम है, अस्तित्व में नहीं था लेकिन बाद में इनको क्या किया गया, अमेंडमेंट के तहत इन्हें क्या किया गया, भारतीय संघ का हिस्सा माना गया या बनाया गया। बातें समझ में आई या नहीं आई? यह जो आपका अनुच्छेद 2 है, नए राज्यों का प्रवेश से है संबंध। बातें समझ में आई? ये इतनी बात समझ में आई या नहीं? अनुच्छेद 2 का मतलब आप पूरी तरीके से समझ पाए या नहीं? अगर समझ पाए हो तो चलिए अब नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3। चलिए अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन। देखिए आपको अनुच्छेद 2 और 3 आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन अनुच्छेद जो 3 है यह देखिए नए राज्यों का गठन। इसका मतलब क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश मान लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को बढ़ाकर या क्षेत्रफल को क्या करें, क्षेत्र को घटा दें या इनके नामों में कोई परिवर्तन करें, नामों में परिवर्तन करें या इनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करें, सीमा में परिवर्तन करें। मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को कम करके या बढ़ा करके या इनका नाम कोई परिवर्तन करना है या इनकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है, यह काम अनुच्छेद 3 के तहत होगा। क्या बातें समझ में आई? जैसे यूपी से आपका उत्तराखंड अलग हुआ था कि नहीं हुआ था, इसी तरीके से बिहार से क्या बना था, झारखंड बना था कि नहीं, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना था या नहीं बना था। क्या बातें समझ में आ रही हैं? मतलब भारत के अंदर कोई दो राज्यों को जोड़ करके एक राज्य बनाना है या कोई राज्य का क्षेत्रफल कम करके, क्षेत्रफल को बढ़ा करके या उनका नाम परिवर्तन करना है या उनकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है, यह काम अनुच्छेद 3 के तहत होता है। क्या बातें समझ में आई? ये बातें समझ में आई? देखिए और आगे चलते समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अभी देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है या नहीं, तो राजस्थान का क्षेत्रफल ज्यादा है तो हो सकता है इसके क्षेत्रफल को कम करके जिसका क्षेत्रफल और कम है उसको दे दिया जाए। कहने का मतलब मान लीजिए ये आपका ए एरिया आपका क्या है, राजस्थान, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो ये इतना एरिया काट करके मान लीजिए गुजरात को दे दिया जाए तो गुजरात को दे दिया जाए। बातें समझ में आ रही? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी ज्यादा है मान लीजिए, हो सकता है इसको काट करके थोड़ा सा बिहार को दे दिया जाए। बातें समझ में आ रही है? आ रही है नहीं? गोवा का क्षेत्रफल क्या है, बहुत कम है, हो सकता है कि ये राजस्थान का कुछ एरिया काट करके गोवा को दे दिया जाए। बातें समझ में आ रही है? ताकि इसका भी क्षेत्रफल बड़ा हो जाए। ये समस्त काम नए राज्यों का जो गठन है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के अंदर या भारत में कोई दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना है या राज्यों के नाम में कोई परिवर्तन करना है और सीमा में कोई परिवर्तन करना है या उनका क्षेत्रफल बढ़ाना है या घटाना है या किसी भी राज्य का पूरा नक्शा गायब करना है, यह समस्त काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। बातें समझ में आई? यहां तक बातें समझ में आ गई? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए यह इसकी 2 शर्त हैं। इसकी 2 शर्तें क्या है समझिएगा। 2 शर्त। अनुच्छेद 3 का संबंधित जो कोई भी मामला है, अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई भी मामला, यदि यह मामला सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर इसे संसद में रखा जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहली शर्त आपकी क्या है कि यदि अनुच्छेद 3 का कोई काम है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। दूसरी बात समझना है। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मतलब राष्ट्रपति की संतुति से पहले जिस राज्य में कोई परिवर्तन करना है, जैसे समझ लीजिएगा यूपी में कोई परिवर्तन करना है, यूपी का नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले
उस राज्य की विधानमंडल में भेजा जाएगा। बातें समझ में आ रही है। मान लीजिए हमने यूपी में कोई परिवर्तन करना है, नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले इस प्रकार का कोई भी विधेयक उस राज्य में भेजा जाएगा जिस राज्य में आपको परिवर्तन करना है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास भेजेगा और राज्य विधानमंडल को एक निश्चित समय सीमा के अंदर क्या करना पड़ेगा, जवाब देना होता है। लेकिन राज्य विधानमंडल जो जवाब देगा वह राष्ट्रपति माने यह बाध्य नहीं है। कहने का मतलब है कि विधानमंडल की बात को राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। यह बातें थी आपकी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। क्या बातें समझ में आई? क्या दोनों बातें समझ में आई? मतलब इस तरीके का कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही संसद में पेश किया जाएगा और इसकी संस्तुति से पहले जिस राज्य में परिवर्तन करना है उस राज्य की विधानमंडल में भेजा जाएगा और विधानमंडल एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या करेगा, उसके बारे में बताएगा। लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा दिया गया कोई भी सलाह राष्ट्रपति माने या ना माने इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब राज्य विधानमंडल का दिया गया निर्देश राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। कंप्लीट बातें समझ में आई? यहां तक बातें समझ में आई या नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद 4 को समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 4 क्या है। मतलब क्या है कि अनुच्छेद 2 में यदि कोई परिवर्तन करना है, मतलब अनुच्छेद 2 का कोई काम करना है या अनुच्छेद 3 का कोई काम करना है, तो अनुच्छेद 2 का कोई काम, अनुच्छेद 3 का कोई काम, ऐसा काम संसद की साधारण बहुमत से होगा। कैसे होगा? ऐसा काम संसद की साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत से होगा। ऐसा काम संसद की साधारण बहुमत से होगा। मतलब अनुच्छेद 2 का कोई काम, अनुच्छेद 3 का कोई भी काम यह संसद की साधारण बहुमत से होगा और यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या है, अनुच्छेद 2 में 3 का या 2 में या 3 का कोई भी काम करना है तो यह संसद की साधारण बहुमत द्वारा होगा। ऐसा बहुमत या 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। बातें समझ में आई? चलिए, आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एग्जिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।